अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कोरोना वायरस के हवाले से आज एक बार फिर कौम से खिताब किया और कहा कि सारी दुनिया कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ जंग लड़ रही है। चीन अब तक इस जंग में कामयाब रहा है। हमने इस जंग को हिकमत से जीतना है। पाकिस्तान के चीन की तरह अगर हालात होते तो हम भी पाकिस्तान को बंद कर देते, लेकिन यहाँ पर 25% आबादी जो है ये गुर्बत की लकीर से नीचे रह रही है। गरीब हैं, दिहाड़ीदार हैं। इसके अलावा इसलिए यहाँ पर मुकम्मल जो लॉकडाउन है ये कामयाब नहीं हो सकता है। भारत के वज़ीर-ए-आज़म मोदी को 2 दिन के बाद अपनी गलती का एहसास हो गया और वो लॉकडाउन करने पर आज पूरी कौम से माफ़ी मांग रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि रिलीफ का ऐलान हमने भी किया, अमेरिका ने भी किया, लेकिन हमारी असल ताकत ईमान है, हमारे नौजवान हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कोरोना रिलीफ फंड के क़याम के साथ साथ टाइगर फोर्स बनाने का भी ऐलान किया और बताया कि ये फोर्स इंतज़ामिया और फ़ौज के साथ मिलकर काम करेगी। लॉकडाउन में लोगों को राशन फराहम किया जाएगा। रिलीफ फंड में रकम देने वालों को टैक्स नंबर दिए जाएंगे। स्टेट बैंक गरीबों को बेरोज़गार ना करने वाले इदारों को सस्ते कर्जे देगा। तमाम खैराती इदारों को यकजा किया जा रहा है ताकि जो खैरात है इसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। पाकिस्तान में अनाज की कोई कमी नहीं है, लेकिन जिसने इन दिनों पैसा बनाने की कोशिश की, ज़ख़ीरा अंदोज़ी की, इसके ख़िलाफ़ रियासत सख्त एक्शन लेगी। जबकि इससे पहले डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा, मोईद यूसुफ और चेयरमैन NDMA ने ताज़ा तरीन सूरत हाल से आवाम को आगाह किया और कहा कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 99 अफराद इस मोहलिक वायरस में मुब्तला हुए हैं, जिससे मुतासरा अफराद की तादाद 1625 हो गई है। जबकि मुल्क भर में कोरोना की वजह से 21 अफराद जो हैं वो जान की बाजी हार चुके हैं। 100 थर्मल गेट्स कल पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। कोरोना टेस्ट जो किट्स हैं ये सूबों को दी जा रही हैं। अगर लॉकडाउन की बात करें तो इसका आज 8वां रोज़ है, लेकिन इसके बावजूद अब देखा जा रहा है कि आवाम बहुत सी जगहों पर गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर भी निकल रहे हैं, डबल सवारी भी कर रहे हैं, जो यकीनन कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर मुल्क की तमाम शाहराहें और मोटरवेज़ को गुड्स ट्रांसपोर्ट्स के लिए खोला गया है ताकि अशियाए खुरनोश की बिला तातुल फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। इसके बावजूद हमने देखा कि बाज़ शहरों में आटे की किल्लत की शिकायत सामने आ रही हैं, चीज़ें भी महंगी हो रही हैं। हुकूमती इक़दाम ज़ाहिर मज़ीद तेज़ करने की ज़रूरत है, जिसकी आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात भी की कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जिसने किया उसे सख्ती से निपटा जाएगा। दूसरी तरफ चीन से तिब्बी आलात से भरा 5वां जहाज़ भी कराची पहुँच गया है। इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म ने एक और बात की कि तब तक हम इस जंग को जो है वो नहीं जीत सकते जब तक अवाम और जो हुकूमत की तरफ से दी गई जो हिदायत है इस पर मुकम्मल अवाम अमल नहीं कर लेते। पंजाब की बात करें तो वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन ने कहा कि मुस्बत कोरोना वायरस टेस्ट के हामिल अफराद को घरों में आइसोलेट होने की इजाज़त दी जाएगी। इसके हवाले से पॉलिसी बनाई जाएगी। जबकि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, जिन्होंने कहा था कि वो सियासत के लिए नहीं पाकिस्तान आए हैं बल्कि कोरोना से निमटने के लिए लोगों का साथ देने के लिए, लोगों को रिलीफ देने के लिए आ रहे हैं, लेकिन कल उन्होंने कहा कि कोरोना के हवाले से बर वक्त इकदाम ना होने से हलाकतों के जिम्मेदार वज़ीर-ए-आज़म होंगे, जिस पर फिरदौस आशिक अवान ने उन्हें अपनी सियासत क्वारंटाइन में रखने का मशवरा दिया। बड़ी अफसोस की बात है कि ऐसे नाजुक मौके पर भी, ऐसे क्राइसिस में भी दोनों तरफ से जो है वो इस तरह की बयानबाजी की जा रही है। दूसरी तरफ मारूफ साइंसदान डॉक्टर अताउर रहमान ने यह दावा किया कि पाकिस्तान में पाए जाने वाले कोरोना वायरस कम शिद्दत के हैं, जबकि वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी वज़ीर-ए-आज़म के बरक्स सिंध हुकूमत की जानिब से उठाए जाने वाले इक़दामात की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये सब इस बात को जानते हैं इसके सिंध हुकूमत ने बर वक्त इक़दामात किए हैं, चाहे वो लॉकडाउन के फैसलों को लेकर हो, चाहे वो तालीमी इदारों को बंद करने के हवाले से हो। इस तरह के इक़दामात जो हैं वो सिंध हुकूमत ने सबसे पहले फैसले किए हैं। इस पर मज़ीद मैं बात करूँगी। मुझे इस वक्त ज्वाइन किया है वफाकी वज़ीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद हुसैन चौधरी साहब ने, लेकिन उससे पहले मैं एक ब्रेक लूँगी। वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। इस वक्त प्रोग्राम में है फवाद चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया फवाद आपका। फवाद, बड़ी ज़ाहिर है क्रिटिकल सी सिचुएशन है, हर कोई जानना तो ये चाहता है कि कब तक ये सब कुछ चलता रहेगा, लेकिन हकीकत ये है कि जवाब तो ज़ाहिर है किसी के पास नहीं है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो लॉकडाउन है, अब अगर तो मुकम्मल इस पर अमल दरामद हो रहा होता तो कहीं ना कहीं सिचुएशन कुछ संभलती हुई नज़र आ रही होती, लेकिन दिन ब दिन जिस तरीके से केसेस बतदरीज बढ़ रहे हैं
लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस पर मुकम्मल इम्प्लीमेंटेशन होने में रुकावट है। डॉक्टर जफर मिर्जा को भी कल मैं एक प्रोग्राम में सुन रही थी, वो कह रहे थे कि लोग अभी इस पर मुकम्मल तरीके से अमल दरामद नहीं कर रहे हैं। तो मजीद क्या इकदाम करने की ज़रूरत है? जाहिर है कर्फ्यू भी मुकम्मल नहीं लगा सकते हैं, इसकी वज़ीर आज़म बार बार जो है ना वो बता चुके हैं कि इसके क्या नुकसानात हो सकते हैं। तो कहाँ कोई कोताहियाँ हो रही हैं, गलतियाँ हो रही हैं, लोग समझ नहीं पा रहे हैं? मजीद क्या करने की ज़रूरत है? क्योंकि सब जानते हैं इसका एक ही हल है, आइसोलेट होना और सिर्फ आइसोलेट होना, जो मुकम्मल नहीं हुआ जा रहा लोगों से। देखिए शाजी, आपसे कुछ देर पहले मैं यूनेस्को की वीडियो कॉन्फ्रेंस में था। 193 मालिक की कॉन्फ्रेंस थी, वीडियो कॉन्फ्रेंस, और 93 दुनिया के जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर्स हैं उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। और तमाम के सामने जो सवाल था वो यही था कि इसका क्या हल होगा, मामला आगे कैसे चलेगा। देखिए होता यह है कि इस तरह की जो पेंडेमिक्स हैं उनमें पहला जो मरहला होता है वो प्रिवेंशन का होता है, फिर डाटा एनालिसिस होता है, फिर उसकी क्योर और जो रिहेबिलिटेशन है उसकी तरफ मामला जो है वो आते हैं। हम इस वक्त चूंकि देखो किसी को इस वक्त इस वबा का कोई इलाज नहीं है, ना ही इतनी जल्दी इसका आप कहें कि कोई वैक्सीन या दवाई जो है वो आ जानी है, लिहाजा वाहिद हाल यही है कि आप इसकी सप्रेशन करेंगे, आप कोशिश करेंगे कि इस वबा को फैलाव में इसकी जो रफ्तार है उसमें कमी आए। जो चीन ने किया, कुछ हद तक जनूबी कोरिया ने किया, कुछ हद तक जापान ने किया, यही वो मॉडल्स हैं और पाकिस्तान भी उसी पे अमल कर रहा है। लेकिन अब जो प्रॉब्लम ये है, और मैं इसमें लोगों को भी इतना ब्लेम नहीं करता, हम इंसान प्रोग्राम नहीं हुए इस तरह अकेले रहने के लिए। हम तो एक सोशल एनिमल है, हमारी डिपेंडेंस है एक दूसरे के ऊपर। तो इस वक्त जो पूरी दुनिया की हुकूमतें हैं उनको चैलेंज है, इट्स हेल्थ वर्सेस इकोनॉमी। आप एक तरफ हम ये है कि हम हेल्थ को कर्फ्यू लगा देते हैं। अब कर्फ्यू में जो था प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने कुछ देर अर्सा पहले बिल्कुल सही बात उन्होंने की थी कि अगर आप मुकम्मल कर्फ्यू लगा दें, लॉकडाउन लगा दें, फिर आप 2-4 घंटे तो देंगे ना लोगों को कि वो बाहर निकले अपनी जरूरत की चीजें लेने के लिए। अगर उसी वक्त दुकानों पे इतना इंतजाम हो जाएगा, उस वक्त मार्केट्स ने भर जाना है, तो फिर आपको कर्फ्यू लगाने का क्या फायदा होगा। लिहाजा इस वक्त गवर्नमेंट्स का प्रॉब्लम है वो ये है। दूसरा, फिर जिस तरह से हजारों लाखों करोड़ों लोग बेरोजगार हो जाते हैं इस तरह के लोग लॉकडाउन में, जो हमारे रोज दिहाड़ी के लोग हैं, मजदूर हैं जो कमाते हैं, होटल्स हैं, डिलीवरी है, ये सारे कारोबार आप खत्म कर देंगे तो इसका एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक प्राइस है, लोगों की गुर्बत है, एकदम जो पब्लिक कोर्ट्स बंद हुई है ना, आपने भी देखा होगा कुछ दिन पहले से एक वीडियो वायरल हो रही है कि किस तरीके से लोगों को जो है ना वो गाड़ियों में तरपालें डालकर गाड़ियों को कवर करके लाया जा रहा है। तो एकदम से जब बंद हो गई सारी ट्रांसपोर्ट, जो जहां था वो फंसा रह गया। क्या ये बेहतर ना होता कि 1-2 दिन पहले ऐलान कर दिया जाता कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद करने जा रहे हैं, अगर कोई अपने शहर से बाहर कहीं दूर है, अपने घर से दूर है, वो अपने अपने घरों को चला जाए। तो इसका नुकसान आज ये हो रहा है कि एक तो लॉकडाउन पे मुकम्मल अमल नहीं हो रहा है, और दूसरा हर एक की कोशिश है कि अगर वो अपने घर से दूर है तो वो चला जाए। तो जो लोग हैं, जो ट्रांसपोर्ट आप लोगों ने बंद की हुई, जो गुड ट्रांसपोर्ट को इजाजत दी है गाड़ी की, वो लोग जो है ना लोगों को भर भर के लेके आ रहे हैं, जिसकी वजह से मजीद खदशात हैं कि बीमारी रुकेगी तो एटलीस्ट नहीं बिल्कुल फैलेगी। तो ये होना चाहिए था, पहले ऐलान करना चाहिए था, लोगों को बताना चाहिए था। देखे ना, नरेंद्र मोदी ने पूरे हिंदुस्तान में ये कर दिया, और आप देखिए कि वहां पर तो बहुत ही जो हालात हैं वो खराब हो गए, और अब पूरा हिंदुस्तान जो है वो नरेंद्र मोदी को सलावातें सुना रहा है। और इसी तरह से जो यहाँ पे भी जो जब इसी तरह प्राइम मिनिस्टर साहब तो ये बात पहले पॉइंट आउट कर रहे थे, वो कह रहे थे कि ये होगा, और फिर वही हुआ। अब प्रॉब्लम ये है फ्रेंकली कि ये जो एक वबा है इसके बारे में फैसले पहले करने थोड़े मुश्किल भी हैं, क्योंकि आप प्रेडिक्शन नहीं कर सकते कि क्या होगा। जब आप दबाव बढ़ता है फिर उसमें फैसले होते, लेकिन कोई अभी फ्रैंकली इसकी कोई 100% सोल्यूशन है नहीं कि क्या किया जाए। आप अगर मुकम्मल लॉकडाउन करेंगे उससे आपकी पूरी सोसाइटी, पूरा आपका इकोनॉमिक फ्रेमवर्क बैठ जाता है। अगर आप अलाउ करेंगे, ये तो लोगों को एक सोशल अवेयरनेस ही है कि लोग ही खुद मेहरबानी करें,
सोचे कि इस तरह से वो क्या कर सकते हैं अपने लिए और लोगों को बस यही मैसेज नहीं, अपनों का चाहिए तो अपनों से थोड़ी सी दूरी इख्तियार कर लें, अपनों के साथ के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, लोगों की मदद के बगैर कोई हुकूमत इसमें कामयाब नहीं हो सकती। चाहे जो मर्जी आपके लॉकडाउन कर लेंगे, देखें 10-12 करोड़ लोगों के पीछे आप सोटी लेके नहीं खड़े हो सकते। ये तो एक लोगों खुद ही ख्याल करना है अपना, उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग को, सेहत को, मामलात को खुद ही देखना है। अच्छा फवाद, टेस्टिंग के हवाले से जो काम हो रहा था, नट्स ने भी तैयार की कि कब तक काम मुकम्मल होगा, मार्केट्स में भी आनी है, कब तक मार्केट्स में आएंगी, फिर इसके प्राइस के हवाले से बड़ा एक जो है ना वो एक सवाल उठ रहा है, हर कोई अफोर्ड कर पाएगा नहीं कर पाएगा, कितने टाइम में रिजल्ट आएगा, इसके बारे में ज़रा बताएं। अच्छा, ये जो कई आप देखती हैं सोशल मीडिया के ऊपर, आप व्हाट्सएप के ऊपर भी लोग भेज देते हैं कि हमने ये किट्स तैयार करनी है और हम उसको करना चाह रहे हैं, ये वो देखो इसका प्रोसेस है। आप जो चूंकि ये लोगों की सेहत इसमें इन्वॉल्व है और ये एक बड़ा सेंसिटिव काम है, लिहाजा इसकी प्रॉपर लाइसेंसिंग चाहिए, इसके प्रॉपर टेस्ट चाहिए। सो जो भी लोग दावा करते हैं या बात करते हैं, इसका प्रोसेस है। इसी तरह से जैसे नस्ट ने जो किट बनाई है उसके पहले प्राइवेट टेस्ट उन्होंने किए हैं, अपनी लेबोरेटरी की सतह पे खुद उन्होंने टेस्ट किए हैं, वो 100% सही निकले हैं। अब उन्होंने जो टेस्ट हैं वो ड्रैप को, यानी जो हमारी ड्रग्स रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर, उनको हमने भिजवा दिए हैं। कल वो इसके ऊपर मीटिंग कर रहे हैं और परसों से इंडिपेंडेंट क्लिनिकल ट्रायल वो इसके करेंगे और उसमें भी अगर ये क्लिनिकल ट्रायल जो है वो सही हो जाते हैं इंशाल्लाह, तो फिर उसके बाद ये इसका जो रॉ मटेरियल ऑर्डर करके तो हम इस पोजीशन में आ जाएंगे कि 20 दिनों के अंदर, 15-20 दिनों के अंदर हम तकरीबन 1.5 लाख जो किट है वो हम बना सकेंगे और उसकी जो कीमत है वो 1/3 होगी जो अभी किट्स हैं उनके। अच्छा, और कितने वक्त में रिजल्ट इसका आएगा? ये तकरीबन 5 से 6 घंटों में। अच्छा, 5 से 6 घंटों में। अच्छा, आखिरी सवाल, कि टाइगर फोर्स बनाने की जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात की है, क्या इसमें टाइम लगेगा? ज़ाहिर है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, क्या बेहतर नहीं था कि अवामी जो नुमाइंदे हैं, एमएनएज हैं, एमपीज़ हैं, फिर यूनियन लेवल की सतह पर जो नुमाइंदे हैं उनके ज़रिए काम कर लिया जाता? ज़ाहिर है फवाद, आपको भी पता है ऐसे लोग जो फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं, कुछ ऐसे इदारे जो 3-3 टाइम का खाना देते हैं, वो फैक्ट्रीज़ बंद हो गई हैं, वो सनतें बंद हो गई हैं, उन लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया ना, जिन्होंने खाना ही उन फैक्ट्रीज़ में खाना था। तो कब ये आप लोग का इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, फिर राशन तकसीम होगा? ये तो काम महीना पहले शुरू हो जाना चाहिए था। ये तो एक पहली बात तो यह है कि जो लोग है ना, इसमें फर्क है, जो रूरल लोग है ना, रूरल हमारे नेटवर्क्स काफी आपस के मजबूत है, हमारी बरादरियां हैं, लोग गांव में एक दूसरे का ख्याल करते हैं और वहां पर तो नेटवर्क्स पहले ही बने हुए हैं और रूरल में कोई बहुत बड़ा ये प्रॉब्लम नहीं है कि लोगों को खाना कैसे पहुंचेगा, क्या होगा। ये जो हमारे बड़े शहर है ना, स्पेशली जहाँ पे बस्तियां हैं जिनमें लोगों को नहीं पता कौन कहाँ से आया है, ये ज्यादा मसला जो है वहाँ की सिचुएशन का होगा। हाँ। और जो एमएनएस हैं या एमपीएस हैं या जो भी लोग इलेक्शन लड़ते हैं, उनका अपने इलाकों में नेटवर्क तो पहले ही होता है। देखो, अगर मैं इलेक्शन लड़ता हूँ तो मैं, अगर मेरा 2000-2200 आदमी मेरा तो पोलिंग एजेंट है, अगर मेरा 2000-2500 आदमी अपना ही नहीं है तो मैं तो इलेक्शन लड़ ही नहीं सकता। हाँ। लिहाजा जो लोग हैं उनका नेटवर्क तो पहले ही मौजूद है। तो अब ये जो इन्होंने रज़ाकार का कहा है वो बेसिकली तो यही होगा कि जो पहले से मशीनरी मौजूद है उसके जरिए ही कर लिया जाएगा और मकसद सिर्फ इसका बुनियादी मकसद यही है कि लोग बाहर ना निकलें और उनको उनके घरों पे ही जो राशन है वो डिलीवर हो जाए और उनको एक जो है वो आसानी पहुंचाई जा सके। तो वो इंशाअल्लाह ताला उसके मुताबिक हो जाएगा। काफी काम इस पे हो चुका है। बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। नाज़रीन, सिंध में एक तरफ जहां कोरोना वायरस में मुब्तला अफराद की तादाद 508 हो गई है, वहीं कोरोना मरीजों के सेहतयाब होने का सिलसिला भी जारी है।
सक्खर के आइसोलेशन सेंटर में 23 अफराद सेहतयाब भी हुए हैं। उनका टेस्ट 2 बार किया गया और दोनों दफ़ा उनकी रिपोर्ट मनफी आई, जिसके बाद उन्हें घर जाने की इजाज़त दी गई। दूसरी तरफ सूबे में गरीबों में राशन जो है ये तकसीम किया जा रहा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इस हवाले से 58 करोड़ रुपए भी जारी किए थे और बताया गया था कि हर ज़िले को 2-2 करोड़ रुपए मिलेंगे, जिससे तमाम अजला में रोज़ाना की उजरत पर रोज़ाना उजरत पर काम करने वाले जो लोग हैं उनको राशन दिया जाएगा और ये राशन घरों तक पहुँचाया जाएगा। 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक सिंध की आबादी 5 करोड़ है, जबकि सूबे में 1 करोड़ 40 लाख ख़ानदान यौमिया उजरत पर गुजारा करते हैं। लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि लॉकडाउन के दौरान राशन की तकसीम में समाजी दूरी के जो उसूल हैं इसे बुरी तरीके से जो है ना वो इग्नोर किया जा रहा है। दिहाड़ीदार और जो गरीब राशन के हुसूल के लिए हैं ये अपनी ज़िंदगी भी दाव पर लगा रहे हैं, जबकि इंतज़ामिया ने भी इन अफराद के लिए हिफाजती इक़दाम करने में यकीनन उन्हें मज़ीद सख्ती करनी होगी। बिलावल भुट्टो की वाज़ेह ये हिदायत हैं कि सिंध हुकूमत की ये ज़िम्मेदारी है कि कोई मुस्तहिक भूखा ना रह जाए, लेकिन इस भूख को मिटाने के लिए जो बदनज़मी हम देख रहे हैं इसे यकीनन ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि ये भी खबरें हैं कि अब सिंध के अंदर ही एक शख्स से दूसरे शख्स को जिस तरीके से और जिस तेज़ी से ये वायरस मुंतकिल हो रहा है ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल है। दूसरी तरफ वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कोरोना इमरजेंसी फ़ंड में भी आवाम से अपील की है कि वो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा रकम जमा करवाएं ताकि ज़रूरतमंदों की जो है वो मदद की जा सके। और अच्छी बात, अहम बात यह है कि सईद गनी साहब वज़ीर तालीम सिंध वो माशाल्लाह से सेहतयाब हो गए हैं। दूसरा उनका टेस्ट जो है वो नेगेटिव आया है। मेरे साथ मौजूद है सईद गनी साहब वज़ीर तालीम सिंध। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया सईद गनी साहब। सबसे पहले तो बहुत मुबारक हो आपको, माशाल्लाह आपकी सेहत बिल्कुल ठीक हो गई है। दूसरा टेस्ट आपका नेगेटिव आया है। मैं चाहूँगी एक तो ये जो आपका 11 रोज़ थे आइसोलेशन के, ये ज़रा हमारे उन लोगों के साथ प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर लीजिए कि कितना ज़रूरी था आपके लिए आइसोलेशन में रहना। अगर आइसोलेशन में आप ना रहते तो क्या होता, और जो लोग इसको इम्प्लीमेंट नहीं करना चाह रहे हैं अपने ऊपर या अपनी फैमिलीज़ के ऊपर, उनके साथ क्या हो सकता है। और ये बताएं कि ये उसी आइसोलेशन का नतीजा है कि माशाल्लाह आज आप सेहतमंद हैं, सबके सामने हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ये दोनों तरफ आप सोच सकती हैं, दो पहलू हैं इसके। एक तो ये है कि जिनको अल्लाह ने अभी तक महफूज रखा हुआ है, अगर वो अपने घरों में महदूद हो जाएंगे अपनी फैमिलीज के साथ, तो ना सिर्फ ये कि वो खुद महफूज रहेंगे इस वबा से, बल्कि उनका पूरा खानदान, उनके बच्चे, उनके बुजुर्ग सब इससे महफूज रहेंगे। अगर वो बाहर निकलेंगे तो खुदा न खास्ता कहीं ना कहीं से उनको ये ट्रांसमिट हो सकता है और फिर उनके जरिए पूरी फैमिली को जा सकता है। अच्छा, मुझे भी तो पता नहीं था, मैं बड़ा अपने आप को नॉर्मल फील करता रहा टेस्ट से पहले भी और टेस्ट के बाद भी। वो तो इत्तेफाक है मेरा टेस्ट हो गया, तो मैं अगर कमरे में आके आराम से बैठ गया तो इससे ये हुआ कि मेरी वजह से किसी और को ये ट्रांसमिट नहीं हुआ और मैं अपने आप को बिल्कुल मैंने ठीक किया तो मैं बाहर निकला। अगर मैं बाहर घूमता रहता, मिलता रहता, तो पता नहीं कितने लोगों को मैं मजीद मुतासिर करता इससे और ये ट्रांसमिट हो जाता, फर्दर आगे चला। वो बड़ी तेजी से मल्टीप्लाई करता है, लोगों को उसका अंदाजा ही नहीं है। बिल्कुल, इसलिए हम ये समझते हैं, और ये दुनिया का एक कामयाब तरीन एक मॉडल है, तजर्बा है कि वो ममालिक बड़ी कामयाबी से इस वबा को कंट्रोल कर सके जिन्होंने अपने लोगों को घरों तक महदूद किया और बड़ा स्ट्रिक्टली किया। जिन मुल्कों ने लापरवाही की, जिन्होंने ताखीर से फैसले किए, जिन मुल्कों के लोगों ने हुकूमतों की एडवाइस पर अमल नहीं किया, आज वो ममालिक कहाँ खड़े हैं कि उनका पैसा उनके काम नहीं आ रहा, उनकी तरक्की उनके काम नहीं आ रही, उनके वसाइल उनके काम नहीं आ रहे, उनका जो अच्छा एक हेल्थ का सिस्टम था वो उनके काम नहीं आ रहा है। सारा हर चीज कलेप्स कर गई है। और हमारी जो हालत है, ना हम चाइना, जापान, सिंगापुर, हांगकांग जैसे तरक्की याफ्ता हैं, ना हम इटली, स्पेन, फ्रांस, अमेरिका या बरतानिया जैसे तरक्की याफ्ता हैं। हम इनके मुकाबले में बहुत पीछे हैं। अगर वो ममालिक इससे नफद आज़मा नहीं हो सके तो ये तस्वुर करना कि हम हो जाएंगे, मैं समझता हूँ कि बड़ी खाम ख्याली होगी। इसलिए हमें आज एहतियात करनी चाहिए कि खुदा न खास्ता हम उस नैज पे, उस मौके पर, उन हालात में ना जाएं जिसमें आज यूरोप के बड़े बड़े ममालिक हैं। तो इसका एक ही रास्ता है। तकलीफ बिल्कुल है, मुश्किल बिल्कुल है, लोगों को घर में बैठना चाहिए, हमें इसका अंदाजा है, लेकिन जो तकलीफ घर में ना बैठने से आएगी वो इससे कई गुना बड़ी होगी। सबसे बड़ी तकलीफ है जिसको आप बिल्कुल भी बाद में कंट्रोल नहीं कर सकते। अच्छा, सिंध हुकूमत बड़े इकदाम कर रही है लोगों को राशन पहुंचाने के, लोगों को पैसे देने के, सब कुछ, लेकिन अभी भी सोशल मीडिया पर इतनी ज़्यादा वीडियोस वायरल हो रही हैं कि अगर जिन लोगों को अगर राशन मिल भी रहा है तो वो इतना ज़्यादा कम है कि मुश्किल से 2-3 दिन का गुजारा हो सकता है। तो एक तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत है, और दूसरा ये कि बहुत से लोग अभी भी ऐसे हैं जिन तक राशन बिल्कुल नहीं पहुंच रहा है। वो यकीन करें, वो पोस्ट लगा रहे हैं, अगर बताएं कि कोई हमारी हेल्प कर सकता है, फ़ोन आ रहे हैं कि कोई हमारी हेल्प करे। अब इसमें तनकीद करना बिल्कुल मकसद नहीं है, ज़ाहिर है इतना बड़ा एक क्राइसिस अगर आया, मैनेज करना भी मुश्किल होता है, लेकिन इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है कि कोई भी जो है ना वो इससे बिल्कुल वो ना रह जाए कि किसी को कुछ मिले ना, ये देखने की ज़रूरत है।
मैं वैसे एक तो आपके प्रोग्राम के जरिए गुजारिश करूंगा, जो हमारे ऑपोजिशन के दोस्त हैं, अमूमी तौर पर उन्होंने बड़ा अच्छा जेस्चर दिखाया है, कभी उन्होंने ऐसी बात नहीं की, लेकिन कुछ लोगों को मैंने सोशल मीडिया पे देखा कि वो कह रहे थे कि जी राशन बांटने में भी करप्शन हो रही है, अकरवा परवरी हो रही है। अभी तक सिंध हुकूमत ने राशन बांटा ही नहीं है। हमने तकसीम ही नहीं किया, उससे पहले ये फैसला हो गया कि हमने उसके अंदर करप्शन भी कर लिया और अकरवा परवरी भी कर ली है। अब इसका इलाज हमारे पास कोई नहीं है। हम उनसे गुजारिश करते हैं कि देखें, अल्लाह आपको और मौके देगा, हम इस मुसीबत से निकल जाएं, इसकी मुसीबत से हम निकल जाएं, उसके बाद हम तनकीद करें। अच्छा, अभी राशन तकसीम करने के लिए आप लोगों ने नहीं शुरू किया है अभी तक? नहीं ना? देखिए मैं बताता हूँ आपको, गवर्नमेंट ने अभी तक शुरू नहीं किया है। अच्छा, हो ये रहा है कि इस हमारे सूबे में और खासतौर पर कराची शहर में, चूंकि बड़ा शहर है, तो मुख्तलिफ फलाही तंजीमें हैं जो हर साल मुख्तलिफ मौक़ों पर राशन तकसीम करती हैं। अच्छा, ये आइसोलेशन में सारे लोग काम करते थे और कुछ पता नहीं चलता था किसको दे रहे हैं किसको नहीं दे रहे हैं। हमने जब ये काम शुरू किया, जब इसको प्लान बनाया, तो हमने इन तमाम बड़े फलाही इदारों को अपने साथ बिठाया और इनको हमने कहा कि जो भी कुछ आपने करना है वो हम सेंट्रलाइज तरीके से करते हैं। आप जहां जहां राशन देंगे वहां से सिर्फ शनाख्ती कार्ड नंबर हमें आप ट्रांसफर कर देंगे कि जी इस शख्स को हमने राशन दे दिया है, तो हमारे डेटा में आ जाएगा कि जी सईद गनी साहब को जो है फलाही इदारे से राशन मिल गया है, ताकि हमारी जो प्रायोरिटी लिस्ट है उसमें वो पीछे चले जाएंगे और ऊपर वो लोग आ जाएंगे जिनको कुछ नहीं मिला। तो अभी तक जो भी कुछ तकसीम हो रहा है वो फलाही इदारे कर रहे हैं, या फिर मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ इंडिविजुअल्स भी हैं, जो कोई एक फैमिली को दे रहा है, कोई 5 फैमिलियों को दे रहा है, कोई 10 फैमिलियों को दे रहा है। अगर मुझे अल्लाह ने ताकत दी है तो मैं अपने तौर पर कुछ कर रहा हूँ, कोई और कुछ कर रहा है। और हमने अपील की लोगों से कि लोग अपने तौर पर भी कुछ करें, इसलिए कि हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास हेल्थ सेक्टर में इतनी डिमांड है पैसों की कि हम उस पर कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। हमारी पहली प्रायोरिटी ये है कि हेल्थ सेक्टर को हम पैसे देते रहें जितने वो मांग रहे हैं हमसे। अच्छा, सेकंड हमारी प्रायोरिटी ये है कि ये जो बेचारे मजदूर लोग मुतासिर हो गए, इनको हम हेल्प आउट करें। अब इतना पैसा सिर्फ इस इमदाद रिलीफ के काम के लिए दरकार है, जो इस वक्त सूबाई हुकूमत के पास नहीं है। हमने उम्मीद की है कि फेडरल गवर्नमेंट ने जो एक पैकेज अनाउंस किया है उसमें से कोई शेयर ये सिंध हुकूमत को दे, ताकि हम उसमें से कुछ पैसा इधर लगा सकें। लेकिन हम इस बात पर बिल्कुल कमिटेड हैं कि जो लोग मुतासिर हुए हैं हम उन्हें जरूर देंगे, लेकिन इतना नहीं कि जितना वो सोच रहे हैं, जितनी उनको तनख्वाह मिलती थी या जितना वो कमाते थे। अच्छा। हमारी कोशिश है कि कम से कम उनको इतना जरूर दें कि वो अपने बच्चों को 3 वक्त की रोटी जो है आराम से खिला सकें। बिल्कुल सही, बहुत सईद गनी साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, कोरोना वायरस की वजह से इस्लाम समेत मुख्तलिफ मज़ाहिब के जो पैरोकार हैं, इनके ज़ाहिर मजहबी जो मामूलात हैं ये मुतासिर हुए हैं। इस वायरस के फैलाव को रोकने के लिए पाकिस्तान में भी बाज़ मखसूस इक़दाम किए गए हैं। सिंध और पंजाब की हुकूमतों ने मसाजिद में नमाजियों की तादाद महदूद करते हुए इज्तिमात पर पाबंदी लगा दी है। वफाकी वज़ीर पीर नूरुल हक कादरी के मुताबिक उलमाए कराम ने बाजमात नमाज पर पाबंदी के हुकूमती जो फैसला है इसकी तायद की है। उन्होंने वजाहत की है कि मसाजिद बंद नहीं होंगी, अजान दी जाएगी, कुरान की तलावत होगी, बाजमात नमाज भी पढ़ी जाएगी, लेकिन इस पूरे अमल में मस्जिद का इमाम और वहाँ का अमला शामिल होगा। उन्होंने ये भी कहा कि नमाजी सेहतमंद रहेंगे तो मसाजिद आबाद रहेंगी। इससे पहले मुल्क के जयीद उलमा ने यह फतवा दिया था कि वबा से एहतियाती तदाबीर को अपनाना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और तौबा इस्तग़फ़ार के बगैर कोरोना वायरस से छुटकारा मुमकिन नहीं है। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने 25 मार्च को प्रेस कॉन्फ्रेंस में अवाम को हिदायत दी थी कि तमाम अफराद वज़ू घर से करके आएँ, सुन्नतें घरों पर पढ़ें। हुकूमत नमाजियों की तादाद पर कोई पाबंदी आयद करे या किसी ख़ास उम्र के मुसलमान को मस्जिद जाने से मना करे तो शरन वो माजूर समझे जाएंगे। जिन्हें वायरस का शुबा है उनको तर्क जमात का जो है ना वो गुनाह नहीं होगा। जबकि उसी रोज़ जामिया अल-अज़हर मिस्र के उलमा की सुप्रीम काउंसिल ने एक फतवा दिया कि अवामी इज्तिमात बाजमात नमाज कोरोना के फैलाव का बायस बनते हैं। सरकारी हुकाम को बाजमात नमाजें नमाज जुमा की मनसूखी का इख्तियार हासिल है। जबकि गुज़श्ता दिनों तबलीगी इज्तिमात के इनेकाद से भी कोरोना के कई मरीज सामने आए हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची के हवाले से अहम खबर यह है कि मेयर कराची जो है वसीम अख्तर, उन्होंने कोरोना के सबब मरने वालों की तदफीन के लिए शहर के 5 कब्रिस्तान मुख्तस कर दिए। इस सिलसिले में गोरकुनों को खुसूसी जो है वो हिफाजती लिबास देने के लिए NDMA से रब्ता करने का फैसला भी किया गया है। इससे पहले खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कोरोना से इंतकाल करने वालों को ताबूत में दफनाने की हिदायत की गई थी। मैयत को प्लास्टिक कवर में बंद करके ताबूत में दफन किया जाए। गुस्ल के दौरान इस्तेमाल होने वाली जो अशिया हैं उन्हें फौरी तौर पर तल्फ किया जाए। मजहबी इज्तिमात पर पाबंदी और तदफीन समेत दीगर उमूर पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल पाकिस्तान किबला अयाज साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका किबला अयाज साहब। किबला अयाज साहब, ये बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम जी।
जी, जब से ये क्राइसिस सामने आया है कोरोना का, पूरी दुनिया में हमने देखा कि हुकूमतों ने जो फ़ैसले किए उस पर अमल दरामद किया गया। ख़ासकर तमाम जो उलमाए कराम हैं वो हुकूमत के फ़ैसले पर मुत्तफ़िक होते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी भी कुछ तज़ादात पाए जा रहे हैं। एक ग्रुप जो है मुकम्मल पाबंदी पर बिल्कुल हुकूमत के फ़ैसले की तायद करता है, लेकिन एक ग्रुप अभी भी ऐसा है जो कहता है कि ठीक है, जो नमाजी हैं वज़ू घर से करके आएँ, सुन्नतें घरों में पढ़ें। अगर सुन्नतें घरों में पढ़ें इसका मतलब फ़र्ज़ मसाजिद में आकर पढ़ें। अगर फ़र्ज़ मसाजिद में पढ़े जा सकते हैं तो इसका मतलब सुन्नतें भी पढ़ी जा सकती हैं। फ़र्ज़ पढ़ने के लिए अगर 20 लोग इकट्ठे होंगे तो सुन्नतें भी कोई लोग कहेंगे कि हम यहीं पे पढ़ लें। तो अभी भी हमें एक ये तज़ाद नज़र आ रहा है। दूसरा, कंफ्यूज हैं लोग। अभी भी बहुत सी ऐसी मसाजिद हैं जहां 20, 25, 30 लोग इकट्ठे होकर नमाज पढ़ रहे हैं, क्योंकि हुकूमत की तरफ से वाज़ेह एक डायरेक्शन या कोई फैसला सामने नहीं आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अहम मसले की तरफ आपने निशानदेही की। ये बदकिस्मती है कि पाकिस्तान के लोग जो हैं वो कानून पर अमलदारी नहीं करते। जहाँ तक उलमा का ताल्लुक़ है तो पाकिस्तान के जय्यद तरीन उलमा ने 25 मार्च को एक एलामिया जारी किया कि जिस पर तमाम मसालिक के उलमा का इत्तिफाक हुआ, और उसमें इस एलामिये के शिक 5 में हुकूमत को ये इख्तियार दे दिया गया कि अगर वो मुक़्तदियों की तादाद महदूद करना चाहे तो ये मुमकिन है, हुकूमत कर सकती है और उस पर अमल दरामद ज़रूरी है। और इस ये एलामिया जो है ये जय्यद तरीन उलमा का एलामिया है, लेकिन ये बदकिस्मती है कि मुख्तलिफ़ अज़ला में और तहसीलों में और देहाती सतह पे कुछ उलमा जो हैं वो इस पर अमल दरामद से एहतराज़ कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। इस बात की ज़रूरत है कि हुकूमत इस मामले में एक मरबूत हिकमत अमली बनाए ताकि ये फतवा जो है या ये एलामिया जो है इसके असरात देहाती इलाकों तक और जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ तक भी पहुँच जाए। अच्छा, एक और जो तजावीज़ कुछ सामने आ रही है कि जिस तरह एतकाफ़ के दिनों में मसाजिद में 10-10 फीट के फासले पर, कुछ फासलों पर जो हुजरे कायम कर दिए जाते हैं, एतकाफ़ के दिनों की बात कर रही हूँ, अभी भी ये तजावीज़ दी जा रही है कि इस तरह हो सकता है कि कोरोना से जो इफ़ेक्टेड लोग हैं मसाजिद में क्वारंटाइन के लिए वहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है, उन लोगों को रखा जा सकता है। क्या ये तजवीज़ काबिल गौर है? ये तो देखें माहिरीन सेहत का काम है कि वो ये देखें कि क्वारंटाइन की हैयत क्या होगी, शक्ल क्या होगी, और क्या मसाजिद में इसका इम्कान है, इसको मुमकिन बनाया जा सकता है। ये माहिरीन सेहत और इस फ़न के जो एक्सपर्ट्स हैं वही ये राय दे सकते हैं। लेकिन जो उलमा ने कहा है, माहिरीन सेहत ने जो तजवीज़ दी है कि इज्तिमा कम से कम हो, तो ये इज्तिमा की सूरत ये बताई है कि इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि हम घरों में नमाज़ पढ़ें और जो मस्जिद है, मस्जिद के अंदर इमाम हो और उसका अमला हो, और वो भी एहतियाती तदाबीर को यकीनी बनाए, सैनिटाइज़र्स हों, साबुन से हाथ की सफाई हो और इसके अलावा फासला हो। अच्छा, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हुकूमत ने देर की है ये फ़ैसला करने में कि तमाम उलमाए कराम को एक पेज पर, हुकूमत को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करना चाहिए था, ये तजावीज़ सामने रखनी चाहिए थी, उसके बाद तमाम एक बात पर मुत्तफ़िक होते। लेकिन अब जो एक ग्रुप एक फ़ैसला कर रहा है, दूसरा ग्रुप दूसरा फ़ैसला कर रहा है। अभी भी हम देख रहे हैं बड़ी जगहों पर, बड़े शहरों पर जो तबलीगी इज्तिमात हो रहे हैं उस पर बिल्कुल भी पाबंदियाँ नहीं लग रही हैं, ना ही उलमाए कराम वो लोग किसी की सुनने के लिए तैयार हैं। तो आपको नहीं लगता कि हुकूमत को ये फ़ैसला जल्दी करना चाहिए था, या अभी भी हुकूमत को चाहिए कि तमाम उलमाए कराम को एक बार फिर से इकट्ठा करें ताकि जो पूरे मुल्क में क्योस एक कन्फ्यूजन है इसको लेकर, उसको दूर किया जा सके? पाकिस्तान का तनाजुर ज़रा मिस्र से या कुवैत से या सऊदी अरब से मुख्तलिफ है। वहाँ पे हुकूमतों की शक्ल जो है या तर्ज़ हुकूमत बिल्कुल मुख्तलिफ है। हमारे यहाँ हुकूमत का अंदाज़ बिल्कुल मुख्तलिफ है। एक जमहूरियत के साथ हम जा रहे हैं, आमिरियत नहीं है, इसलिए यहाँ पे लोगों को बड़ी आज़ादियाँ हैं। और यही वजह है कि अब इसके बावजूद कि हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दी है, लेकिन कुछ लोग इस पर अमल नहीं कर रहे। तो
तो इसके लिए उलमा ने अपना काम कर दिया है, हुकूमत ने भी बर वक्त किया है, क्योंकि पाकिस्तान में ये सूरत हाल बनाने में कुछ वक्त दरकार था, वो हो गया है। अब उलमा ने बहुत वजाहत के साथ ये एलामिया दे दिया है। अब ज़रूरत इस बात की है कि एक हिकमत अमली ऐसी तरतीब दी जाए कि ये अब पासमानदा और दूर दराज के इलाकों तक भी पहुँच जाए, और शहरों के अंदर उलमा जो हैं, ख़तीब और इमाम, इस पर अमल दरामद भी शुरू करें। इसके लिए अगर एक बार फिर ज़रूरत हो उलमा के साथ गुफ्तगू की, तो मैं समझता हूँ कि वजारत मजहबी उमूर ये कर सकती है। आज वज़ीर मजहबी उमूर ने मेरे साथ भी रब्ता किया था और वो इसी हवाले से सोच रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया यार साहब, चेयरमैन इस्लामी नज़रियत काउंसिल मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं वक्फे के बाद। नाज़रीन, कोरोना वायरस के बाद पाकिस्तान के आवाम के लिए नई मुश्किलात खड़ी होने जा रही हैं। ज़रा ये दावा करें कि वफाकी हुकूमत ने कोरोना वबा के बायस मईशत को दरपेश चैलेंजेस को मद्देनज़र रखते हुए आइंदा माली साल के दौरान इजाफी टैक्सेस और भारी अखराजात का प्लान मंजूर कर लिया है। ज़राए का ये भी दावा है कि वफाकी हुकूमत आइंदा माली साल के दौरान 1000 अरब रुपए के इजाफी टैक्स वसूल करना चाहती है, और हुकूमत के इस इक़दाम की वजह जो है ये है IMF का प्रेशर। हमारी इत्तलात के मुताबिक कर्जों के चुंगल में फंसी मईशत और आवाम को आइंदा माली साल के दौरान कर्जों पर सूद की मद में 3300 अरब रुपए अदा करना होंगे। खित्ते में सिक्योरिटी की सूरत हाल के पेश नज़र दिफा पर 1400 अरब रुपए खर्च करना होंगे, जबकि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन पर 1050 अरब रुपए खर्च करने की मंजूरी दी गई है। इसके बावजूद कि तनख्वाह और पेंशन की अदायगी वफाकी हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बनती जा रही है। वफाकी हुकूमत ने तनख्वाह और पेंशन में इजाफे का फैसला भी कर लिया है, और सरकारी मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर यह है कि हुकूमत ने 50 से 80 अरब रुपए सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे के लिए खर्च करेगी, जबकि PSDP की मद में 700 अरब रुपए, एहसास सोशल सेफ्टी प्रोग्राम 300 अरब रुपए, सब्सिडीज 270 अरब रुपए, KP में जम होने वाले इजला के लिए 150 अरब रुपए और नेशनल डिजास्टर प्रोग्राम के तहत 80 अरब रुपए मुख्तस करने की असूली मंजूरी दे दी गई है, जबकि हुकूमत ने अखराजात के लिए 11 तरजीहात भी मंजूर की हैं। ज़राए का यह भी दावा है कि वफाकी हुकूमत ने तरक्याती और गैर तरक्याती बजट के इस्तेमाल में वज़रा और मुतल्लिका वजारत के वफाकी सेक्रेटरीज को सवाबदीदी इख्तियार देने की तैयारी भी शुरू कर दी है। इस बारे में मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन किया ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सोहेल इकबाल भट्टी ने। सोहेल इकबाल, एक तरफ हमने देखा कि कोरोना के रिलीफ का इमदादी पैकेज हुकूमत की तरफ से दिया गया, और दूसरी तरफ अब हम देख रहे हैं कि आइंदा माली साल में नए टैक्सेस 1000 अरब के जो है ना वो हुकूमत लगाने जा रही है। इसका मतलब ये जो रिलीफ पैकेज दिया जा रहा है, ये उसमें ये पैसा वहां से निकाला जाएगा, हमसे 1000 अरब रुपए के इजाफी टैक्स मुख्तलिफ मदों में जो लगाए जाएंगे। मतलब ये कान इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो, बात एक ही है। इधर से हुकूमत रिलीफ दे रही है, कोरोना क्राइसिस से जो लोगों को रिलीफ दे रही है, और दूसरी तरफ टैक्सेस में वसूल कर लिए जाएंगे ये पैसे। वायरस के बायस न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के दीगर ममालिक भी हिलकर रह गए, और कोरोना वायरस की इंसानी सेहत के बाद मुल्की मौशत के ऊपर उसकी तबाहकारियों का सिलसिला जारी है। इस मुश्किल तरीन सूरत हाल के दौरान वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतें अवाम की इस तकलीफ़ को, मसाइल को हल करने के लिए मुख्तलिफ पैकेजेस का अनाउंसमेंट कर रही हैं, लेकिन ऐसे मौके के ऊपर वफाकी हुकूमत की जानिब से आइंदा माली साल के लिए जो इजाफी टैक्सों की वसूली का मामला है और उनके अखराजात का मामला है और तरजीही लिस्ट का मामला है, उसके उन्होंने बाज़ाब्ता तौर के ऊपर फैसला कर लिया और उसकी मंजूरी भी हासिल कर ली गई है वफाकी काबीना से। नाइट एडिशन को मसूल होने वाली सरकारी दस्तावेज़ के मुताबिक, क्योंकि IMF के प्रोग्राम भी हमारा जारी है, IMF का बहुत दबाव भी है, और ये प्लान जिसको हम नाज़रीन के साथ शेयर करने जा रहे हैं IMF की मुशावरत से तैयार किया गया है, जिसका एक बड़ा एलिमेंट कि आइंदा माली साल के दौरान हमने 1000 अरब रुपए के इजाफी टैक्स वसूल करना है। जिस वक्त ये प्लान मंजूर किया गया है उसी मीटिंग के दौरान कोरोना वायरस का जिक्र भी भरपूर तरीके से आया, उसके मौशत पर असरात भी सामने आए। इस बात के भी इम्कानात हैं, यकीनन होंगे कि 1000 अरब रुपए के टैक्स जब लोगों से वसूल किए जाएंगे, इजाफी टैक्स, एक प्रेशर आएगा अपोजिशन की तरफ से भी और ज़ाहिर है आवाम की तरफ से भी। तो कितने इम्कानात हैं कि हुकूमत इस फैसले को वापस ही ले ले, एक बार फिर से यूटर्न ले ले इस फैसले पर? शाजी देखिए, ये प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा अपोजिशन की जानिब से भी और आवाम की जानिब से भी।
इस वक्त हुकूमत इस फेज़ के अंदर है कि आवाम को जिस मुश्किल सूरत हाल से दो चार हैं, उनकी ज़िंदगियाँ बिल्कुल महदूद होकर रह गई हैं। अब मुख्तलिफ पैकेजेस के अनाउंसमेंट का होने का सिलसिला शुरू हो चुका है ताकि मौशियत को हम रिवाइव कर सकें। मौशियत रिवाइव भी हो जाएगी, लेकिन उसके बावजूद जो इंडिकेटर्स इस वक्त तक सामने आ रहे हैं कोरोना वायरस के असरात के नतीजे में, उसके अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं है कि आप इस मुल्क के गरीब आवाम से और इस मौशियत से जिसका पहिया बुरी तरह से मुतासिर हुआ है, उन सनतों से जिन्हें इस वक्त लिक्विडिटी के संगीन मसाइल का सामना है, उनसे आप 1000 अरब रुपए के नए इजाफी टैक्स वसूल कर सकें। यकीनी तौर के ऊपर एक बड़ा चैलेंज होगा, और जब तनकीद बढ़ेगी अवाम की जानिब से भी और अपोजिशन की जानिब से भी, तो अल्टीमेटली हुकूमत को लगता यह है कि अपने फैसले के ऊपर उन्हें नज़रसानी करना पड़ेगी। इस फैसले को उन्हें वापस लेना पड़ेगा, चूंकि अगले आइंदा एक माली साल के दौरान उसके हमारी मौशियत के अंदर ये फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही कि हम 1000 अरब रुपए की इजाफी वसूलियाँ कर सकें। लेकिन इसके साथ कुछ जहां पर यह एक मुश्किल फैसला किया गया है, इसके साथ कुछ अच्छे फैसले भी किए गए हैं जो कि कौमी खजाने से हुकूमत आने वाले दिनों में बराह रास्त आवाम के लिए खर्च करने जा रही है। डिफरेंट शोबों के लिए मुख्तलिफ पैकेजेस और स्कीम मुतारिफ कराने का सिलसिला तो जारी है, प्राइम मिनिस्टर की भी अनाउंसमेंट्स जारी हैं। लेकिन इसके अंदर अगर हम बात करें सरकारी मुलाजमीन, उनका एक बड़ा दरीना मुतालबा था बिलखुसूदा हालात के अंदर, जब अफरात ज़र पाकिस्तान के अंदर बहुत रिकॉर्ड लेवल पर गई, लोगों की जो इस्तात थी सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा हो रहा है, एहसास सोशल सेफ्टी प्रोग्राम, अच्छे प्लान्स भी इसमें शामिल हैं। लेकिन अहम चीज़ ये कि जारी माली साल के टैक्स जो एक टारगेट था वो तो हुकूमत हासिल कर नहीं सकी, लेकिन मजीद 1000 अरब रुपए के इजाफी टैक्स की जो है ना वो मंजूरी दे दी है। मौजूदा टारगेट हुकूमत अचीव नहीं कर पाई, लेकिन क्या इस बात की गारंटी है कि जो नए जो इनके टारगेट्स हैं वो हुकूमत अचीव कर लेगी, बावजूद इसके कि आप नए टैक्सेस लगा रहे हैं? शाज़िया, बिल्कुल कागज़ की हद तक, पॉलिसी की हद तक, फैसले की हद तक आप इसको इस डिसीजन को इम्पोज करना, अनाउंस करना एक अपनी जगह पर मुमकिन हो सकता है, लेकिन असल टास्क है कि आप इसकी उस टारगेट रेवेन्यू को क्या आप कामयाब तरीके के साथ रिकवर कर पाते हैं, जनरेट कर पाते हैं। तो उसका जवाब आता है नहीं, ये मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि एक ऐसे मौके के ऊपर जहाँ पे हमारी मुल्क की मौशियत कर्जों के चुंगल में जकड़ी हुई है। आइंदा माली साल के दौरान 3300 अरब रुपए हमने सिर्फ कर्जों और उसके ऊपर सूद की मद में अदायगी करनी है। ये प्लान मंजूर करवाया गया है वफाकी काबीना से, जिसकी डॉक्यूमेंट्स 9 एडिशन के पास मौजूद हैं। काबीना के अंदर इस बात के ऊपर भट्टी आपका नाज़रीन हमारा आज का एडिटोरियल। नाज़रीन, जैसा कि कोरोना वायरस ने पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है, दुनिया के तमाम ममालिक अपने अपने ताईन इस हवाले से इक़दामात उठा रहे हैं और साथ में अवामी ताउन की भी अपील कर रहे हैं। पाकिस्तान में भी हुकूमती इदारे अपने महदूद वसाइल में जो कुछ बन पड़ा है वो कर रहे हैं, हर तरीके से कोशिश की जा रही है। लेकिन अब कुछ ज़िम्मेदारी अवाम की भी है, आपकी भी है। लेकिन क्या अवाम इस हवाले से ताउन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? शायद इस सवाल का जवाब यकीनन बहुत हद तक नफ़ी में सामने आ रहा है। ना तो आवाम सोशल डिस्टेंसिंग को अपना रहे हैं, ना ही ख़ुद को घरों में महदूद रख रहे हैं। शायद यही वजह है कि सिंध और पंजाब हुकूमत ने लॉकडाउन में मज़ीद सख्ती के इक़दाम उठाए हैं। और इस लॉकडाउन की सूरत हाल में जब शहरों के दरमियान आमदोरफ्त पर मुकम्मल पाबंदी आयद है, तो ऐसे में गुड्स ट्रांसपोर्ट्स जिसको हुकूमत ने खाने पीने की अशिया की फराहमी के लिए लॉकडाउन से खुसूसी रिलीफ दिया है, उन्होंने अपनी गाड़ियों को मुसाफिर बसों की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इसी सिलसिले में एक ट्रक पर तरपाल डालकर मुसाफिरों को कराची से कोयटा पहुंचाने की वीडियो हम सब ने देखी सोशल मीडिया पर, जिसमें कई मुसाफिर ट्रक पर सवार हैं। यकीनी तौर पर यह एक अलार्मिंग सिचुएशन है, संगीन सूरत हाल है। और शायद सूबाई हुकूमतों को ये चाहिए था कि वो लॉकडाउन से पहले शहरियों को अपने अपने इलाकों में जाने की मोहलत फराहम करते, तो शायद ये नौबत ना आती। हुकूमतों को चाहिए था लोगों को बताते कि अगर कोई शहर से बाहर है, अपने घर से दूर है, वो अपने अपने घरों में पहुंच जाए। और दूसरी तरफ फैक्ट्रियों में काम करने वाले अमले को अक्सर खाना फैक्ट्रियों से ज़ाहिर 3 टाइम का मिलता है। फैक्ट्रियाँ बंद होने से मजदूर तबका जो है वो भी इससे महरूम हो गया है। ऐसे में हुकूमत को चाहिए कि ऐसे अफराद के लिए खुसूसी तौर पर इंतजाम किए जाएँ। जबकि पंजाब के एक हस्पताल में एक मरीज़ को रस्सियों से बांधने की जो वीडियो वायरल हुई, जिससे यकीनी तौर पर अवाम जो है, लोग जो ये डीमोरलाइज हुए हैं। अब जाहिर है जिससे जो बीमार भी होगा वो इलाज करवाने से कतराएगा, वो नहीं चाहेगा हॉस्पिटल में जाना लेकिन ये भी एक हकीकत है कि कोई भी मिशन हुकूमत और अवाम के बाहमी ताउन के बगैर बिल्कुल भी मुकम्मल नहीं हो सकता, कामयाब नहीं हो सकता। हमें हुकूमती इदारों के इक़दामात पर उंगली उठाने से ज़्यादा हुकूमत की जानिब से बताई गई जो एहतियाती तदाबीर हैं
उसको अपनाना चाहिए। अगर सिर्फ गिले शिकवे किए गए और आवाम ने एहतियाती तदाबीर इख्तियार ना की तो यकीन जानिए नतायज बहुत ज़्यादा भयानक होंगे। और ये बात दुनिया भर और ख़ुसूसन इटली जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक में भी साबित हो चुकी है। हम सबको एक ज़िम्मेदार शहरी की हैसियत से अपने वतन से कोरोना का खात्मा करने के लिए हम सबको एक मुस्बत किरदार अदा करना होगा, हमें अपनी हुकूमत का साथ देना होगा। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम के लिए फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरी आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।